हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वर्दी लवर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ठीक, आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी का हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो आज से हम पॉलिटी की वीडियो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण जो है मैं आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूं। तो अब आप लोगों को कंटिन्यूसली 2 वीडियो एवरीडे मिला करेगी। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है फर्स्ट लेक्चर पॉलिटी का। पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक है कंपनी का शासन। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अब इसके थोड़े हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि अंग्रेज जो है हमारे देश में व्यापार और वाणिज्य करने आए थे। और कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1600 ईस्वी में आए थे। तो 1600 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक, किसके? तो उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। तो एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर का मतलब क्या होता है? एक अधिकार पत्र, है ना। अधिकार पत्र के माध्यम से जो है भारत में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल व्यापारिक मामलों को देखा करते थे, यानी कि उनका काम था वाणिज्य और व्यापार करना। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी वेस्ट बंगाल में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था और 1764 का बक्सर युद्ध हुआ था। तो 1757 के प्लासी युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने हमारे इंडिया के कुछ हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, अपना कब्जा जमा लिया था, या हम फिर कह सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों पर अब अंग्रेजों का शासन हो गया था। कब? जब 1757 में प्लासी की युद्ध हुई थी और 1764 में बक्सर की युद्ध हुई थी। और इन दोनों युद्ध में अंग्रेज ही जीते थे। और जीतने के बाद जो है यहाँ के जो क्षेत्र थे, यहाँ के क्षेत्रों पर अब ये लोग जो है शासन करने लग गए थे। ठीक, कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन करने लग गई थी यहाँ पर। अच्छा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित ढंग से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनी के द्वारा कई सारे एक्ट और अधिनियम पारित किए गए थे। तो आज इस वीडियो में हम उसी एक्ट और अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और है, देखिएगा कि हमने यहाँ पर टॉपिक डाला है कंपनी का शासन। अब देखिएगा जरा कि जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर, हमारे देश को तो समझ लीजिए यहीं से गुलाम बनाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने हमें यहीं से गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब उन्होंने व्यापारिक मामलों पर कम ध्यान दिया था और ज्यादातर जो है वो हमारे भूभाग को कब्जा करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो उसी दौरान देखिएगा आप कि 1773 से लेकर के 1758 तक तो कंपनी ने हमारे देश पे शासन करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लेकिन आप सभी को पता होगा कि सन 1857 में हमारे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। ठीक है, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं या 1757 की क्रांति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि हमारे देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। और इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने ब्रिटिश प्रशासन की बिल्कुल सिंहासन हिला डाला था। ठीक है, तो जब ब्रिटिश प्रशासन को ऐसा लगा कि अब धीरे धीरे जो है इंडिया मेरे हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि 1757 की क्रांति हुई ही इतनी खतरनाक तरीके से थे, उसके बारे में हम लोग जो है हिस्ट्री में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद जो है अंग्रेजों को लगा कि अब सोने की चिड़िया कहे जाने वाली जो देश है भारत, वो अब धीरे धीरे हमारे हाथों से निकल रही है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा था कि कंपनी को बोल दिया कि भाई तू केवल और केवल व्यापारिक मामलों को देख
और देश के जितने भी राजनीतिक मामले हैं या उनसे जुड़े और भी अन्य मामले हैं, उन सभी पर कानून और नियम मैं बनाऊंगा, ठीक है, और उनकी देखरेख जो अब डायरेक्ट मैं ही करूंगा, ठीक है। तो कब से लेकर के, तो 1858 से लेकर के जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं हो गया, यानी कि 1858 से लेकर के 1947 तक किसने हमारे देश पर शासन किया, तो हम बोल सकते हैं इसे ताज का शासन। ताज का मतलब क्या होता है, ताज का मतलब राजा। उस समय जो ब्रिटेन का राजा था या रानी थी, वही जो है हमारे देश पर शासन करेंगे, अब कंपनी शासन नहीं करेगी। तो आगे ताज के शासन के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 तक, ठीक है, इसको हम दो कालखंडों में विभाजन कर सकते हैं। पहला कालखंड हमारा हो जाएगा कंपनी का शासन। कंपनी ने कब तक शासन किया था, तो 1773 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक। उसके बाद ताज ने शासन कब तक किया था, तो 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक करे थे, ठीक है। तो आइए फिर इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, और कब, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। क्या क्या महत्व थे, तो पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला कदम माना जाता है। कि भाई ब्रिटिश सरकार ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से और नियंत्रित करने के लिए पहला जो एक्ट पारित किया था, पहला जो अधिनियम लागू किया था, वो कब किया था, तो 1773 में। और इसे ही हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अब केंद्रीय प्रशासन का मतलब क्या होता है, तो देखिए, वर्तमान में जैसे कि हम देखते हैं, बिहार हमारा एक राज्य है, उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे बंगाल एक अलग राज्य है, उस पर भी राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। उड़ीसा एक अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है। सभी राज्यों में जो है अलग अलग जो है राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। और इन राज्य सरकार के ऊपर भी कौन बैठा हुआ है, केंद्र सरकार, जो इन सभी सरकारों को नियंत्रित करके रखते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से वहां पर भी क्या हुआ था कि इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। यानी कि ये जो केंद्रीय प्रशासन की नींव जो है ना, हम लोगों ने यहीं से लिया था, यहीं से हमने सीखा था। समझ में आ रही है, आगे और हम देखेंगे इसके बारे में। अच्छा, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। पहला, कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के जो गवर्नर थे ना, उनके पद का नाम चेंज करके क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल, क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बने थे। क्वेश्चन ये आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको देख लीजिएगा। इसके द्वारा मद्रास और बंबई, इसके द्वारा मद्रास और बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। बात समझ में आ रही है, यही हमारा है केंद्रीय प्रशासन। अब देखिए सॉरी, जो हमारे पास मद्रास थे, ये मद्रास के गवर्नर हैं और ये हमारे बंगाल के गवर्नर हैं। और इन दोनों जगह के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया, तो बंबई के हैं। मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर को किसके अधीन कर दिया था, तो बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया था।
यानी कि मद्रास के गवर्नर और बंबई के गवर्नर जो भी काम करेंगे, ठीक है, उसका जो है उत्तरदायी इसको बंगाल के गवर्नर को देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि भाई मद्रास के गवर्नर हो गए और बंबई के गवर्नर हो गए, ये जो भी कार्य करेंगे, ठीक है, इसका पूरा का पूरा हिसाब उन्हें जो है बंगाल के गवर्नर को देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, इसी को हम क्या कहते हैं, तो केंद्रीय प्रशासन कहते हैं। क्लियर है? इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे करते हैं कंटिन्यू। आगे देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में 1774 ईस्वी में, कब, तो कलकत्ता में और 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या होता है कि उस समय का समझ लीजिए यही है हमारा एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1773 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश एक होते थे और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। और जो सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था एलिजाह इम्पे। उनका नाम क्या था? एलिजाह इम्पे। क्लियर है? तो देखिए, ये भी पॉइंट हमारा अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो हमारा आंसर होगा 1774 ईस्वी में। अच्छा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के जरिए किया गया था, तो आप क्या बोलोगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल के गवर्नर का पद, बंगाल के गवर्नर जनरल किसमें रखा गया, तो ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही रखा गया था। या फिर बोला जाए कि मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उनके गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था, किस एक्ट के माध्यम से, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार वो रिश्वत लेना प्रतिबंधित हो गया। अब हुआ क्या दोस्तों कि जो कंपनी थी वो कंपनी बहुत ही ज्यादा घाटे में चल रही थी। अब कंपनी तो घाटे में चल रही थी, लेकिन कंपनी में जो काम करने वाले अधिकारी लोग थे, जो कर्मचारी लोग थे, ठीक, वे सबके सब जो है अमीर होते जा रहे थे। कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो रिटायरमेंट के बाद ब्रिटेन में जाकर के अपना बड़ा सा बंगला लेकर के रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो इससे ब्रिटिश सरकार ने जो है ना अंदाजा लगाया था। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब कंपनी ही घाटे में चलेगी तो कर्मचारी इतनी ऐश मौज की जिंदगी कैसे जी सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग खुराफाती दिमाग लगा रहे होंगे, रिश्वत ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, कंपनी के साथ गद्दारी भी कर रहे होंगे या धोखा दे रहे होंगे कंपनी को। तो ये सारी चीजें जो है ना ब्रिटेन के सरकार के दिमाग में ये सारी बातें आई थी। तो फिर उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए क्या बोल दिया गया था कि कर्मचारी, जो कंपनी का कर्मचारी है, वे किसी भी प्रकार से अपना कोई निजी व्यापार नहीं करेगा और ना ही वह भारतीयों से किसी भी प्रकार का उपहार लेगा, ना ही कोई भारतीयों से वो रिश्वत लेगा। बात समझ में आ रही है? कंपनी ने जो है ये वाला नियम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जारी कर दिया था, लेकिन ये लोग सुधरने वाले कहाँ हैं। भ्रष्टाचारी तो फिर भी जारी रही इन लोगों की, और शायद ये भ्रष्टाचारी की जो देन है वो अंग्रेजों की ही देन है, जो अभी तक हमारे देश में भी चल रही है। चलिए आगे देखते हैं हम कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से एक जो है संगठन बनाया गया था, एक परिषद बनाया गया था, और इसके माध्यम से जो है कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। यानी कि सरकार ने क्या कर दिया था कि अब इनसे भी ऊपर जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, इनसे ऊपर एक इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, ठीक है, जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी हुआ करती थी, कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की गठन की गई थी, और इनका काम क्या था कि इसने भारत में राजस्व, जो भी वहां से टैक्स या कर मिल रहा है, वो नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था कि भारत में जितने भी राजस्व आ रहे हैं, या भारत के नागरिक से के संबंधित जो मामले हैं, या फिर हम सैन्य संबंधित जो मामले हैं, इन सब की जो जानकारी है वो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार को देगी, कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक। लेकिन इन्होंने भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं करा, ठीक है। मतलब ये कमी जो है वहीं से आ रही है। ये जो हमारे आजकल के जो नेता हैं, वो लोग रिश्वत ले रहे हैं या फिर सरकार की बातें नहीं मान रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वहीं से जो है इन्होंने लिया है, और वो चीजें जो है वहीं से अभी तक चलती हुई आ रही है, ठीक है। मतलब एक कहते नहीं, कहीं पे कहावत है कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन सॉरी और थैंक यू छोड़ करके चले गए। तो वो सॉरी और थैंक यू तो मेरे हिसाब से बहुत कम ही यूज हो रहा है, सबसे ज्यादा ये सारी चीजें यूज हो रही है, ठीक। कि अंग्रेजों के द्वारा किया गया भ्रष्टाचारी सभी नेता को अच्छी तरीके से याद है, और उसी लक्ष्य कदम पर सभी चल भी रहे हैं, ठीक है। भ्रष्टाचारी करना तो कभी भी ये लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं, ठीक। ये हमारा देश गांधीवादी देश है, सुभाषवादी देश है, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान महान लोग हमारे देश में पैदा हुए थे, जिन्होंने भारत को तो एक अच्छा, और क्या कह सकते हैं यार, समझ लीजिए कि प्राचीन समय में ही भारत हमारा विश्व गुरु था। आधुनिक समय में तो कहना ही कि आजकल के नेता ने तो देश का, चलिए छोड़िए क्या कह सकते हैं। तो इसको जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, और बाकी जो है हम आगे फिर अगला एक्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी से उतारिए इसे। (1773) का रेगुलेटिंग एक्ट समाप्त होने के बाद हम पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। जो 1781 का संशोधन अधिनियम था, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 का संशोधन अधिनियम पारित किया था, ठीक है। और इस अधिनियम को हम बंदोबस्त कानून के भी नाम से जानते हैं। तो बंदोबस्त कानून जो था वो 1781 के संशोधन अधिनियम को ही कहा जाता है। इस अधिनियम में उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए जो है इसमें एक पॉइंट ही काफ़ी है। उसके बाद अगला अधिनियम जो है हमारे पास 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उस समय पिट्स द यंगर नामक क्राउन थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या करे थे कि एक एक्ट पारित किए थे, और इसीलिए उनके नाम पर इस एक्ट का नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। इस अधिनियम की विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। पहला, इसने कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। भाई पहले क्या होता था कि हमारे पास एक ही व्यक्ति होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जिसको हम निदेशक मंडल कहते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही क्या करते थे कि जो कंपनी के राजनीतिक मामले हैं और जो वाणिज्यिक मामले हैं, यानी कि व्यापारिक मामले को भी देखते थे और राजनीतिक मामलों को भी, सबको एक ही संगठन, एक ही परिषद देखते थे। लेकिन पिट्स द यंगर ने क्या करा था कि 1784 में एक एक्ट पारित किया, और इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने राजनीतिक कार्यों को और वाणिज्यिक कार्यों को, दोनों को पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। देखिए, व्यापारिक मामले जो होते थे उसको निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, व्यापारिक मामलों को कौन देखेंगे भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल,
और जो राजनीतिक मामले होते थे, राजनीतिक मामलों को कौन देखेंगे? तो नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। तो भाई व्यापारिक मामलों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल, और राजनीतिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड, यही संभालेंगे, ठीक है। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ था। तो द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ यानी कि अब क्या करते हैं कि व्यापारिक मामलों के लिए एक अलग से संगठन है और राजनीतिक मामलों के लिए एक अलग से संगठन है, तो दो दो संगठन है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो है द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ जो है कब हुआ था? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, या फिर बोला जाएगा कि कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक यानी कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग पृथक जो है किस एक्ट के माध्यम से किया गया? तो हमारा जवाब होगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से किया गया था, ठीक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 1793 का चार्टर कानून। 1793 के चार्टर कानून में क्या हुआ कि इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को देखिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत पर जो है केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। व्यापार का यहाँ पर क्या था? मोनोपोली था, यानी कि एकाधिकार था। ब्रिटिश का दूसरा कोई नागरिक भारत में आकर के जो है वाणिज्य और व्यापार नहीं कर सकता है। भारत में केवल और केवल कंपनी ही व्यापार करेगी, दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ पर आकर के व्यापार नहीं कर सकता है। तो इन्होंने क्या करा कि भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए जो है बढ़ा दिया गया। अब जो चार्टर कानून जो थे वो प्रत्येक 20 साल में जो है लाए जाते थे, लागू किए जाते थे, ठीक है। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो गठन किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि जिसको हम नियंत्रण बोर्ड भी कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य तथा कर्मचारी जो थे उनको भारतीय राजस्व से ही सैलरी मिलेगा, यानी कि भुगतान किया जाएगा। ये भी प्रावधान दिया गया था 1793 के चार्टर कानून के तहत। अगला हमारे पास है चार्टर कानून 1813। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जो जितने भी चार्टर कानून थे वो 20 वर्ष के बाद जो है लागू किए जाते थे। तो 1793 के बाद 20 वर्ष बाद यानी कि 1813 ईस्वी में फिर से चार्टर कानून आया था। अब इसके बाद फिर 1833 में चार्टर कानून आएगा और 1833 के बाद 1853 में चार्टर कानून आएगा, ठीक है। तो देखिए, चार्टर कानून 1813 की क्या विशेषताएं हैं? पहला, कि इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब कहने का क्या मतलब है कि भाई वहाँ के जो लोग थे, ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने सरकार पर दबाव डालना स्टार्ट करा, दबाव बनाना शुरू किया कि भाई हमें भी मौका दो, हम भी भारत में जा कर के वहाँ पर वाणिज्य और व्यापार करके हम भी अमीर बनेंगे। वहाँ के सरकार पर उन्होंने दबाव दिया। तो दबाव के कारण सरकार ने 1813 के जो चार्टर कानून थे उसके तहत जो है भारत में व्यापार की जो मोनोपोली थी, जो एकाधिकार थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में केवल व्यापार करेगी और दूसरा कोई ब्रिटेन का नागरिक भारत में आकर के व्यापार नहीं कर सकता है, यही एकाधिकार था। और इसी एकाधिकार को 1813 के चार्टर कानून के तहत जो है समाप्त कर दिया गया। लेकिन फिर भी चाय के मामले में और चीन के साथ व्यापार के मामले में ये दोनों पर एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, यानी कि दूसरे जो नागरिक आएंगे यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए वे सभी चीज़ों में व्यापार करेंगे, सभी चीज़ों का व्यापार करेंगे।
लेकिन चाय का व्यापार नहीं करेंगे, और साथ ही चीन के साथ भी व्यापार नहीं करेंगे। ये दोनों चीज़ के साथ व्यापार जो है केवल और केवल कंपनी ही करेगी। तो कहने का क्या मतलब था कि पहले एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के हमारे देश को लूट रही थी, अब 1813 के चार्टर कानून के तहत अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक इंडिया में आकर के व्यापार कर सकता है। तो अब बताइए, एक कंपनी ने भारत का इतना ज़्यादा बैंड बजा रखा था, अब तो पूरे के पूरे ब्रिटिश के निवासी यहाँ पर आकर के जो है व्यापार करेंगे। अब तो इंडिया का ये लोग और भी ज़्यादा डीजे बजा के छोड़ देंगे। कंपनी ने इंडिया का तो बैंड बजाया था, लेकिन इन लोगों ने मिलकर इंडिया का डीजे बजा दिया। मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल कर दिया कि इंडिया के जितने भी बहुमूल्य संसाधन थे उन सभी का लूटपाट करके ये लोग ले जा करके अपने देश में अभी भी रखे हुए हैं। वर्तमान समय में भी भारत की बहुत सारी संपत्तियां जो हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिए, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन से व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा कि बोला भाई जितने भी नागरिक हैं यहाँ पर आकर के व्यापार कर सकते हो, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल और केवल कंपनी ही करेगी, दूसरा कोई भी नागरिक नहीं करेगा। अगला है हमारे पास पॉइंट कि इन कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों के बाशिंदों के बीच, मतलब भारत के जो ब्रिटिश इलाके थे, भारत के ब्रिटिश इलाके का मतलब ये होता है ऐसे इलाके जिन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, जिन पर अंग्रेजों का शासन था, उसे हम भारत के ब्रिटिश इलाके कहते हैं। ठीक है, तो भारत के ब्रिटिश इलाकों के जो बाशिंदे थे उनके बीच में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार का व्यवस्था भी किया था कि भाई उन लोगों को तो पता था कि अब हम यहाँ पर वाणिज्य और व्यापार करने आएंगे, तो हमारे साथ वाणिज्य और व्यापार करेगा कौन? जो हम जैसे होंगे वही वाणिज्य और व्यापार करेगा, जो हम जैसे दिखेंगे वही वाणिज्य और व्यापार करेगा। अब ब्रिटिश के ज़्यादा नागरिक जितने भी थे वे सभी ईसाई धर्म को मानते थे, और हमारे इंडिया में हिंदू और मुस्लिम धर्म के भी लोग काफ़ी सारे रहते थे उस टाइम पर। ठीक है, तो उनके बीच में इन्होंने क्या करा कि अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर ये लोग भी ईसाई बन जाएंगे तो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इनकी भी ज़रूरत की चीज़ें हो जाएगी, फिर हम अपनी चीज़ों को इनसे आसानी से बेच सकते हैं। तो इन्होंने वाणिज्य और व्यापार करने के लिए, अपना मुनाफा कमाने के लिए लोगों का धर्म परिवर्तन करवाना प्रारंभ कर दिया था उसी समय से। अच्छा, इसी 1813 चार्टर कानून के ही तहत जो है, मतलब अंग्रेजों ने जो है प्रांतीय जो शासक थे, प्रांतीय जो राजा होते थे हमारे देसी रियासत के राजा, ठीक है, उन लोगों पर उन्होंने क्या करा था, दबाव डाला था कि आपके क्षेत्र में जितने भी आम नागरिक रहते हैं उन पर आप जबरदस्ती टैक्स लगाइए, कर लगाइए, और कर अगर वो लोग नहीं देखते हैं तो उसको आप सजा दीजिए, दंडित भी कीजिए। ये भी प्रावधान जो है इसी कानून के तहत दिया गया था, लेकिन ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा। बाकी ये सारा आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, एक तो ये वाला पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, कि भाई कंपनी ने अपने एकाधिकार को कब समाप्त किया, तो चार्टर कानून 1813 के तहत किया। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए फिर हम आगे करेंगे। अठारह सौ तेरह के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम में इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, लेकिन उसी पद को 1833 में, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल रख दिया। ठीक है, अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो क्या कहलाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक,
अच्छा, अब इसके अंदर जितने भी सैन्य शक्ति थे, व्यापारिक मामले थे, वे सभी के सभी इसके अंडर में ही आते थे। मतलब इसको और ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया इस पोस्ट को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाए तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है। लेकिन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाए तो कौन होंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। यानी कि ईस्ट इंडिया जो व्यापारिक गतिविधियां करती थी, वस्तुओं का खरीदना बेचना, ये सारे जो कार्य करते थे, ठीक है, इसको इन्होंने समाप्त करके अब विशुद्ध रूप से वो प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी। यानी कि अब इस देश की जो है प्रशासनिक व्यवस्था की बागडोर को संभालेगी। अब जो है ये व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कौन? तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये केवल और केवल प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी। यानी कि व्यापारिक निकाय से कैसे बन चुकी थी? ये प्रशासनिक निकाय बन चुकी थी। ठीक है। आगे है, इस एक्ट ने 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया। 1833 के एक्ट के जरिए जो कंपनी में बड़े बड़े कर्मचारी होते थे, जो बड़े बड़े पोस्ट पे होते थे, वहाँ पर जो है अब आसानी से खुली प्रतियोगिता की सहायता से कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ये इन्होंने ऐसा प्रयास किया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। इससे पहले क्या होता था कि कंपनी के जो भी उच्च पद होते थे, कंपनी के सभी उच्च पद पर जो है ब्रिटिश व्यक्ति ही कार्यरत होते थे। जैसे सिविल सेवक अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो ब्रिटेन में ही एक कॉलेज हुआ करता था, उस कॉलेज में वो लोग जाते थे, वहाँ से शिक्षा लेते थे और फिर भारत में आकर के कंपनी का कार्यभार संभालते थे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब इसमें यह बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति, अब भारतीय व्यक्ति को भी इस पद से जो है वंचित नहीं रखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर में सामर्थ्य है, क्षमता है, वे खुली प्रतियोगिता यानी कि ओपन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम दे करके उस एग्ज़ाम में पास करेंगे और कंपनी के जो है उच्च पद पर जा कर के वो कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा इन्होंने प्रयास किया लेकिन ये सफल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण जो है ये चीज़ असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। ठीक है, इसे लिखिए जल्दी से। अठारह सौ 1833 की चार्टर अधिनियम के बाद 1853 का चार्टर अधिनियम, जो कि चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा है? तो 1853 का। और 1793 का जो चार्टर अधिनियम था वो पहला था। 1793 का चार्टर अधिनियम पहला चार्टर अधिनियम था और 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वह अंतिम चार्टर अधिनियम था। ठीक है। इसकी विशेषताएं, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया। भाई देखिए, गवर्नर जनरल में जो परिषद थे उनमें से जो विधायी कार्य होते हैं, विधायिका का अलग कार्य कर दिया गया और जो प्रशासनिक कार्य यानी कि जो कार्यपालिका होते थे उनके कार्यों को अलग कर दिया गया। अच्छा, इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा जाता है। वर्तमान में हम जिन्हें क्या कहते हैं? विधान पार्षद कहते हैं। इसने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया था। ठीक, इससे पहले 1833 में तो असफल हो गया था, लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है फिर से सिविल सेवाओं की परीक्षा के लिए जो है
ओपन प्रतियोगिताएं आयोजन किया गया था। ठीक है। अच्छा, इसी के तहत जो है 1854 में जो है मेकाले समिति की गठन की गई थी सिविल सेवकों की परीक्षा के सिलसिले में। ठीक है। अगला है, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ किया। यानी कि जो हमारे पास लोकल बॉडीज होते थे, लोकल गवर्नमेंट होते थे, उनका भी उन्होंने क्या करा, प्रतिनिधित्व आरंभ किया। गवर्नर जनरल की 6 नए सदस्यों में से 4 का जो चुनाव था, गवर्नर जनरल जो होते थे उनके पास कितनी होती थी सदस्य, 6 में से जो 4 का चुनाव होता था वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। मतलब ये 4 जो है कहाँ से आते थे, तो स्थानीय तथा प्रांतीय सरकारों के पास से आते थे। हाँ या ना? ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा कंपनी का शासन समाप्त होता है। अब देखिए 1853 का तो चार्टर अधिनियम हमने पढ़ लिया है। इसके जस्ट 4 साल बाद 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति आती है और उसके बाद तो फिर अंग्रेजों का पूरा काया ही पलट जाता है और यहाँ से अंग्रेजी सत्ता का जो है कहीं ना कहीं सर्वनाश होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो हमने 1773 से लेकर के 1858 तक का समझ लीजिए कर लिया है। अब हम 1858 से लेकर के 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तक की, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ताज का शासन। कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1853 और 1858 और जो हमारे पास ताज का शासन है वो 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक करेंगे। तो ताज का शासन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।